हे गाइस, वेलकम टू एजी टूर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे गोवा के बारे में। सभी जानते हैं कि गोवा एक बहुत ही चिल्ड आउट प्लेस है और वहाँ पर वेकेशंस मनाने का एक अलग ही मज़ा है। तो आइए देखते हैं कि आपके बजट में गोवा का एक अच्छा सा टूर कैसे प्लान होगा। तो गोवा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है एरिया के हिसाब से, पर वहाँ की जगह इतनी ज़्यादा सुंदर है कि हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है। आप देखते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ एज अ बैचलर या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ और एज अ कपल जाते हैं तो आप गोवा कैसे घूम सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप गोवा में कहाँ रुकेंगे, कैसे जाएंगे और आपको खाने की क्या व्यवस्था मिलेगी और आप वहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, और ये सब चीज़ें आपके बजट में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो गोवा है वो दो भागों में डिवाइड है, एक है नॉर्थ गोवा और एक है साउथ गोवा। तो बात आती है कि हम कहाँ घूमें, तो आप दोनों में से किसी एक जगह पर, या अगर आपका बजट अच्छा है तो आप दोनों जगहों पर भी घूम सकते हैं। पर अगर मैं बोलूँ तो इन दोनों जगहों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दो तीन चीज़ों का ही डिफरेंस है। और जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो नॉर्थ गोवा है वो पार्टी जैसा माहौल है और जो साउथ गोवा है वो शांति वाला माहौल है। एक और चीज़ कि साउथ गोवा नॉर्थ गोवा के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा है, यानी कि 10-20% महंगा पड़ जाएगा। अब बात आती है कि गोवा हमें जाना है, पर हम साल के किस समय में जाएं। तो आप सितंबर, अक्टूबर या फिर फ़रवरी और मार्च में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप विंटर में जाते हैं तो उसके लिए आपका बजट अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सबसे पहली बात, और वहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी बढ़ जाती हैं। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप विंटर में भी जा सकते हैं, पर अगर आपका बजट टाइट है तो सितंबर, अक्टूबर या फिर फ़रवरी, मार्च में आप जाएं। मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ जाने के बाद आप ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो मई जून को आप रहने दीजिए। तो अब देखते हैं कि हम गोवा कैसे पहुँचेंगे। तो आपका पहुँचना डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से जा रहे हैं। अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हैं तो आप वास्को डी गामा जा सकते हैं। किसी भी बड़े से एयरपोर्ट से आपको आराम से वास्को डी गामा की फ़्लाइट मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो पहले आप मुंबई आ जाएं और फिर वहाँ से आपको आराम से वास्को डी गामा की फ़्लाइट मिल जाएगी। पर अगर आप फ़्लाइट से नहीं आना चाहते हैं, आप ट्रेन से आना चाहते हैं, तो आप उससे भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको मिलेंगे 2 रूट, यानी कि आप पहले से डिसाइड करें कि आपको साउथ गोवा जाना है या फिर नॉर्थ गोवा। क्योंकि अगर आप साउथ गोवा आना चाहते हैं और वहाँ पर घूमना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा मडगांव या फिर वास्को डी गामा। अब ये जो जगह है वास्को डी गामा, ये हमारा रेलवे स्टेशन भी है और एयरपोर्ट भी है। पर एक प्रॉब्लम है कि वास्को डी गामा के आगे कोई भी रेल लाइन नहीं है, तो आपको वहाँ पर कम ही ट्रेन मिलेंगी, और शायद बड़ी बड़ी जगहों से वहाँ पर आपको डायरेक्ट ट्रेन ना मिले। तो आप कोशिश करें कि आप मडगांव ही आ जाएं। अभी जो जगह है मडगांव, ये वास्को डी गामा से 30 किलोमीटर पहले पड़ती है, तो आप कोशिश करें कि आप मडगांव ही उतर जाएं। फिर आप मडगांव से बाय रोड भी गोवा आ सकते हैं। पर अगर आपको साउथ गोवा जाना है या फिर नॉर्थ गोवा जाना है तो आप टेंशन ना लें, आप दोनों जगहों पर मडगांव से आराम से पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्थ गोवा की। अभी हमने बात करी कि साउथ गोवा जाना है हमें, तो कैसे जाएं। अब हम बात करेंगे कि हमें नॉर्थ गोवा जाना है तो हम कैसे जाएं। तो अगर आपको नॉर्थ गोवा घूमना है तो आपको आना पड़ेगा थिविन। तो ये जो थिविन रेलवे स्टेशन है वो अगर आप मुंबई से होते हुए आते हैं तो मुंबई रत्नागिरी
में मडगांव और रत्नागिरी के बीच में पड़ेगा ये स्टेशन। उसका नाम है थिविन। अगर आप नॉर्थ गोवा घूमना चाहते हैं तो आप थिविन उतरिए और आराम से फिर आप नॉर्थ गोवा चले जाइए। अब नॉर्थ गोवा में हम रुकेंगे कैलंगूट, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा बीच है और सबसे पॉपुलर बीच है। तो अब थिविन से कैलंगूट की दूरी है 16 से 17 किलोमीटर। तो आप आराम से थिविन से कैलंगूट जा सकते हैं। बात का निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपको नॉर्थ गोवा जाना है, वहाँ घूमना है, तो आप आए थिविन, और अगर आपको साउथ गोवा जाना है तो आप आ सकते हैं वास्को डी गामा। और अगर आपको ट्रेन ना मिले तो अब फिर आप आ सकते हैं मडगांव। अब बात ये है कि आप चाहे नॉर्थ गोवा जाएं या साउथ गोवा जाएं, अगर आप ऑफ सीज़न जाएंगे तो आपको कम भीड़ मिलेगी, पर अगर आप ऑन सीज़न जाएंगे तो आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी और इन दोनों जगहों पर चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप नॉर्थ गोवा ही जाएं, वहाँ पर आपको ज़्यादा सही रहेगा और वहाँ पर घूमने की भी बहुत सारी जगहें आपको मिल जाएंगी। अब हमने अभी बात की थी कैलंगूट की, जो कि वहाँ का सबसे पॉपुलर बीच है। तो आप जहाँ पे भी उतर रहे हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मडगांव, वास्को डी गामा या फिर थिविन, तो आप कैलंगूट वहाँ से किसी भी जगह से जा सकते हैं। तो अगर आप मडगांव उतर रहे हैं तो आपको कैलंगूट पड़ेगा 60 किलोमीटर। अगर आप वास्को डी गामा उतर रहे हैं तो कैलंगूट पड़ेगा आपको 30 किलोमीटर। और अगर आप थिविन उतर रहे हैं, यानी कि वो जगह जो नॉर्थ गोवा घूमने वालों के लिए बताई गई थी, तो वहाँ से सिर्फ आपको पड़ेगा 20 किलोमीटर। तो जहाँ पे भी आप उतर रहे हैं, जहाँ पे भी आपकी सहूलियत के हिसाब से आप देख सकते हैं। अब बात ये है कि हम इंडिया के अलग अलग पार्ट से गोवा आ रहे हैं, तो हम क्या किया जाए, क्योंकि गोवा इंडिया के अलग अलग पार्ट से गोवा अलग अलग डिस्टेंस पर है। तो अगर आप साउथ इंडिया वाले हैं तो आप उतरिए मडगांव, और अगर आप नॉर्थ इंडिया वाले हैं तो उतरिए थिविन। फिर वहाँ से आप आराम से कैलंगूट पहुँच जाइए। अब बात आती है कि वहाँ पर गोवा में हम किस व्हीकल से घूमेंगे। तो आप घूमेंगे रेंट की टैक्सी, स्कूटी या फिर कार से या फिर बाइक से, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आप टैक्सी ना करें, आप बाइक, स्कूटी या कार करें। अगर आप 2 लोग हैं तो आप बाइक या स्कूटी कर सकते हैं, और अगर आप फैमिली में आए हैं तो आप कार भी कर सकते हैं। अब ये जो हायर वाली गाड़ियाँ हैं वो आपको कम प्राइस में आराम से मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप स्कूटी हायर कर रहे हैं तो आपको वो मिलेगी 350 रुपीज़ के आसपास, और अगर आप बुलेट हायर कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगी 700 से 800 के आसपास। अब ये जो गाड़ियाँ हैं इनका टाइमिंग होगा 6 AM से लेके 6 PM तक। इतने टाइम के लिए वो आपको 350 चार्ज करेंगे। अब बात आती है कि हम ये जो गाड़ियाँ हैं वो कैसे लेंगे। तो उसके लिए कोई भी ख़तरनाक प्रोसेस नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप जहाँ पर भी उतरेंगे, चाहे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, आपको बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे। आपको जिसका भी रेट सही लगे आप उससे बाइक हायर कर सकते हैं। वैसे वहाँ के लोग ज़्यादा रेट नहीं बताएंगे, जो वहाँ पे नॉर्मल चलता है वही रेट बताएंगे। तो आप अपने हिसाब से गाड़ी बुक करा सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात कि वहाँ पर जो भी गाड़ी चलाएगा उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गोवा के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेके जाइए। अब बात आई कि हम गोवा पहुँच गए, गाड़ी भी हमने ले ली, अब हम रुकेंगे कहाँ पर। तो गोवा में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी होटल्स मिल जाएंगी बहुत आराम से। तो ये होटल का प्राइस आपको मिलेगा 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक। ये अच्छी होटल्स होंगी, AC होटल्स, पर आप उससे भी कम में लेना चाहें, मतलब 1000 रुपये से भी कम में, तो भी होटल्स मिल जाएंगी, पर वो अच्छी नहीं होंगी, उनकी उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 1000 से 1500 की बीच की ही होटल्स लें। अब जो खाने की बात हुई, तो वो जो होटल्स हैं वो आपको खाना भी प्रोवाइड करती हैं, पर आप वहाँ का खाना ना खाएं। मतलब आप होटल वालों को सिर्फ वहाँ पर रहने के पैसे दें, खाने के पैसे ना दें,
क्योंकि उनका एक शेड्यूल्ड टाइम होता है। जैसे कि अगर वो दोपहर के 2 बजे खाना देंगे और अगर आप 2 बजे कहीं घूम रहे हो तो फिर आपका खाना स्किप हो जाएगा। तो आप होटल का खाना अवॉइड करें, आप वहाँ पे लोकल जो जगह है वहाँ का खाना एक्सप्लोर करें, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आप प्रॉपरली खाना खा भी सकते हैं, आपका खाना स्किप नहीं होगा। अब देखते हैं कि वहाँ पे खाने का क्या है। तो जो खाना है वो आपको मिलेगा 150 रुपीज़। अब जो आप होटल्स बुक करेंगे वो आप प्रेफर करें कि आप कैलंगुड बीच के आसपास ही होटल लें, ताकि आपको जो सीन्स हैं और जो नज़ारे हैं वो सुंदर सुंदर देखने मिले आपके होटल रूम से ही। तो आप प्रेफर करें और कोशिश करें कि आपको कैलंगुड बीच के आसपास की ही कोई होटल मिल जाए। अब बात करते हैं खाने की। तो अगर आप ऑफ सीज़न जा रहे हैं तो आपको खाना आराम से 150 रुपीज़ थाली के हिसाब से मिल जाएगा। पर अगर आप सीज़न वाइज जाएंगे तो ये डबल होके आपको 300 के आसपास मिलेगा। अब बात आती है होटल्स की। तो जो होटल है जो आपको 1000-1500 रुपये में मिल रही थी वो आपको ऑफ सीज़न मिल रही थी, पर अगर आप ऑन सीज़न जाएंगे तो वही होटल्स आपको मिलेंगी 3000 से 4000 रुपये में। तो आप देखिए अपने बजट के हिसाब से कि आप कहाँ रुकना चाहते हैं और आप कब जाना चाहते हैं। अब बात आती है गेम्स की। क्योंकि वहाँ पर पानी है तो ऑब्वियसली गेम्स तो होंगे ही। तो वहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और आप वाटर राइडिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कौन सा गेम खेलना है और आप इन गेम्स को ट्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। अब बात आती है कि वहाँ पर कहाँ कहाँ हम घूमें। तो आप बागा बीच घूम सकते हैं। वो कैलंगुड से सिर्फ़ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर बीच है वो, और आप अगर फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं तो वो बीच आपके लिए बेस्ट है। आपको फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर, और वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के नज़ारे देखने मिलेंगे। अब ये बात तो सबने सुनी होगी कि गोवा की नाइट लाइफ कितनी ज़्यादा ऑसम है। तो हाँ, अगर आप गोवा जा रहे हैं तो वहाँ की नाइट लाइफ ज़रूर एंजॉय करें। तो वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए आपको एक जगह जाना पड़ेगा जो है टिटोस लाइन। कैलंगुड जहाँ पर आपकी होटल है वहाँ से 1 किलोमीटर दूर आपको पड़ेगी टिटोस लाइन। वहाँ पर आपको पब मिल जाएंगे, डिस्को मिल जाएंगे और डांसिंग क्लब्स मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर भी एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप गोवा का फोर्ट घूम सकते हैं जो कि फुल स्टोन से बना हुआ है। तो आप वहाँ पर भी जाके फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेंक्यूरम बीच जा सकते हैं। वहाँ पर भी आप अलग अलग टाइप से फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह कर सकते हैं। अब बात आती है कि और कहाँ घूम सकते हैं। तो गोवा में बहुत ज़्यादा फेमस चर्च हैं जो कि बहुत पुराने हैं और बहुत बड़े भी हैं। तो आप वहाँ जाके वहाँ के चर्च को एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत सुंदर सुंदर आपको चर्चेस मिल जाएंगे। अब बात आती है मेन चीज़ की, और वो है बजट। तो अब बताते हैं कि आपका ओवरऑल बजट कितने का आएगा। तो ये जो बजट है वो है विदाउट शॉपिंग का, विदाउट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का और विदाउट चिल का, यानी कि टिटोस लाइन का। वहाँ पर आप जितने पैसे खर्च करें वो आपके ऊपर है। बाकी ये जो आपका बजट बन रहा है वो है सिर्फ आपके रहने का, होटल का, खाने का और आपकी हायर्ड बाइक का, और वहाँ तक आपके पहुँचने का। तो वो बनेगा करीब 3000 to 4000 पर पर्सन। तो आप इतने कम में गोवा जा सकते हैं और वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो आराम से आप 10,000 के अंदर अपना टूर प्लान कर सकते हैं, और अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो 3-4 हज़ार के आसपास आपका टूर आराम से प्लान हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो,
और आपकी टूर को बनाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो अगर रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप किसी नई जगह का टूर रिव्यू या फिर वहाँ का टूर प्लान चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।